उन्हें अपने ऊपर लेनी चाहिए ये जिम्मेदारी। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जिंदगी भर अपोजिशन में रहूंगा। ये सवाल का जवाब देने के लिए आपको कांग्रेस को बुलाना चाहिए था और अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में जो लोग वजीर थे उनको बुलाना चाहिए था, या लाल बहादुर शास्त्री के। ये मैं उनका जवाब नहीं दे सकता, मैं जवाब नहीं दे सकता। यकीनन करना चाहिए था, मगर मेरा सवाल यह है कि इस मुल्क में हुकूमत किसी की भी रही हो, दो बड़े तबकों से इंसाफ नहीं बढ़ गए, तीन, दलित, आदिवासी और मुसलमान। इसीलिए जो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो इन तमाम के बुरे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन से बहुत दूर हैं। जनधन अकाउंट 20-22 करोड़ खोले गए, मगर 21 करोड़ अकाउंट में आज भी 10,000 रुपये हैं या जीरो अकाउंट है। तो ये भी एक फैक्ट है। पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, एजुकेशन का स्टेटस देख लीजिए, लिटरेसी रेट देख लीजिए, तो इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए मैं कुछ यहाँ ऑडियंस के सवाल लेना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि वो लोग भी चाहते होंगे आप इस पर अपनी बात रखें। ओवैसी साहब, अचल मल्होत्रा हैं जिनका आपसे सवाल है। ये इनका सवाल आपसे है कि आपके विचार से क्रांतिकारी और आतंकवादी की परिभाषा क्या है और बुरहान वानी क्या था, आतंकवादी या क्रांतिकारी? देखिए, हिंदुस्तान में जो कोई भी बंदूक उठाएगा वो मेरा दुश्मन होगा, मैं उसकी तायीद नहीं कर सकता। कोई भी बंदूक उठाए, आप बंदूक नहीं उठा सकते। आपको डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हुकूमत से लड़ना है, जमहूरी अंदाज में लड़ना है। जो बंदूक उठाएगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं आपको साफ और वाज़ेह तौर पर कहते हैं और कह रहा हूं कि बुरहान वानी की ही क्यों मुझसे बात करते हैं। आप ये सवाल करते कि अभिनव भारत के बारे में आपकी राय क्या है, कर्नल पुरोहित के बारे में आपकी राय क्या है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में आपकी राय क्या है, कभी ये भी पूछ लेते। बुरहान वानी, असदुद्दीन ओवैसी का सवाल सिर्फ बुरहान वानी के ताल्लुक से क्यों होता है? आपको क्यों लगता है क्यों होता है? मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं पूछते कि भाई कश्मीर में 100 लोग मारे गए, इस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे, ये बता दीजिए। कभी ये क्यों नहीं पूछते कि भाई 3 तलाक का ही सवाल मुझसे क्यों करते? कभी ये भी पूछ लेते कि गोवा में एक कानून है, जहां पर इलेक्शन होने जा रहा है, गोवा का कानून ये कहता है कि अगर कोई हिंदू औरत 25 साल की उम्र में औलाद को पैदा नहीं करती तो उसके शौहर को शादी करने की इजाजत एक और, 30 साल में अगर वो बेटा नहीं पैदा करती तो एक और वो शादी कर सकता है। अरे ये सवाल भी तो हमसे कर लीजिए ना, कभी ये भी तो सवाल कर लीजिए। चलिए, आपने देखिए ये जवाब देकर के एक तरह से मुझे 1 मिनट के लिए रोका कि मैं ट्रिपल तलाक पे पूछूं या नहीं, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा। सर, आपकी इस बात को लोग सुनना चाहते हैं, आप जिस भी मंच से बोलते हैं, लोग पसंद करें नापसंद करें, लेकिन नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते आपको। ट्रिपल तलाक पर मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जो मुद्दा है ये सिर्फ राजनीतिक फायदे का है और बीजेपी इसलिए उसे उठा रही है, पर क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि इस मुद्दे को मुस्लिम महिलाओं का ही एक तबका कोर्ट पर लेकर के गया, तो ये मानने के बजाय कि मुस्लिम समाज में ही वो महिलाएं हैं जो इंसाफ चाहती हैं, क्यों इस मुद्दे में भी राजनीति? आप तो प्रोग्रेसिव माने जाते हैं सर, इस मुद्दे पर ये ऑर्थोडॉक्स वाला रवैया क्यों? प्रधानमंत्री ने 2.5 साल के बाद मुस्लिम औरतों से इंसाफ की बात की, मैं शुक्रगुजार हूं उनका। मेरी उनसे बड़ी इज्जत के साथ कहना चाह रहा हूं कि आप इखलाक की मां से भी इंसाफ कर लीजिए, जकिया जाफरी से भी इंसाफ कर दीजिए, नजीब की मां भी परेशान है उससे भी इंसाफ कर लीजिए। तीसरी बात यह है कि 2011 का सेंसस में फिगर लिखकर लाया हूं। 2011 का सेंसस ये कहता है कि 43,56,294 सिर्फ हिंदू खवातीन, जिसमें सिख और जैन तबके के लोग नहीं हैं, इन खवातीन 2 शादियां की हैं या फिर अपना मजहब बदलकर शादियां की हैं। प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं कहते? प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि 2011 के सेंसस में 1 करोड़ 10 साल की लड़कियों की जो शादियां हुई हैं वो मुसलमान नहीं थी? प्रधानमंत्री तो कहेंगे कि नहीं मैंने प्रोग्राम बनाया। हम चाह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का मुद्दा ट्रिपल तलाक होगा क्या? प्रधानमंत्री इन बातों को नजरअंदाज कर सिर्फ एक कम्युनल कलर देकर ये कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो मॉब तो खड़ा है, हाँ मिलना चाहिए, हो गया। अरे ये कैसा होगा? ये आप इस पर भी कभी कह दीजिए। डिवोर्स, सुनिए डिवोर्स रेट कह दीजिए कि 2011 में हिंदू बहनों का और मुसलमान बहनों का कितना डिवोर्स रेट है, ला लीजिए सामने, दूध का दूध। और आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक हिंदू बहन के सिलसिले में और एक हिंदू भाई के सिलसिले में, अगर कोई हिंदू औरत अपने शौहर से कहेगी कि तुम अपने मां बाप के साथ नहीं रहना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको अपनी बीवी को डिवोर्स देने का राइट है। शायरा बानो का जो केस है वो तो यही है। शायरा बानो ने कहा था कि मैं तुम्हारे मां बाप के साथ नहीं रहूंगी,
तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्लाई फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, वो तमाम बकवास पर मुश्तमिल है। इसलिए वो कहते हैं कि 2 शादी नहीं कर सकते। अरे 2 शादी अगर आप रोकना चाह रहे हैं तो क्या हमारे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 2 है जो कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होगा? आप बता दीजिए। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 2 शादी, मुझे पाकिस्तान से क्या करना है? ओवैसी साहब, मैं इसका जवाब भूपेंद्र यादव जी से लूंगी, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया सर। मेरा सवाल ये था कि जिन महिलाओं को, और ऐसा हुआ है, हमने मुस्लिम महिलाओं की केस स्टडीज दिखाई है, क्योंकि आप मुसलमानों के अधिकारों की बात करते हैं और बिल्कुल मुस्लिम समुदाय को आपकी तरफ देखना चाहिए जब आप उनकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। अगर उन महिलाओं को फोन और SMS पर 3 बार तलाक दे दिया जाता है और वो रो रही है, उन्हें कहीं जाने को नहीं है, वो कौन देखेगा सर? आप लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? नहीं, आप इंपेरिकल डेटा पर बात करिए। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने जो 17,000 का सर्वे किया, जिसको आप तमाम ने बहुत ज्यादा दिखाया, कभी वो पढ़ लीजिए, जिसमें 17,000 में से वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 मुस्लिम खवातीन को SMS पे तलाक हुआ, 1 को सिर्फ उस पे हुआ, ईमेल पर हुआ। और वो खुद कह रहे हैं कि 50% के ऊपर तो खानदान में बैठकर बातचीत करके कर लिए। उन्हीं का सर्वे मैं कह रहा हूं। वो तो मैं जो बात कहूंगा हो सकता है झूठ का मुंबा होगा, मगर उन्हीं का सर्वे है। मतलब आप ट्रिपल तलाक को कोई समस्या नहीं मानते? देखिए, आपको लगता है कोई समस्या नहीं है? इस्लाम में तलाक बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। और इस्लाम को समझिए आप कि इस्लाम में जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करते, जो सलफी हैं, जो शिया हैं, ये होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है। यकीनन कई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा है कि भाई ये तलाक देने का तरीका ये सही नहीं है। इस पर पर्सनल लॉ बोर्ड काम कर रहा है। बहुत छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा, फिर भूपेंद्र जी बाप की जगह मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। जब 21 मुस्लिम देशों ने 3 तलाक के नियम में बदलाव कर दिया है, तो भारत में इसका विरोध क्यों हो रहा है? मधु पांडे का सवाल। गलत, छोटा जवाब सर। गलत। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का 2002 का जजमेंट पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए आप। उसमें ये तमाम पाकिस्तान कितनी तो आप कहते हैं पाकिस्तान जाने की हमें क्या जरूरत है? आप ही कह रहे हैं ना, आप ही ने कहा ना अभी, आप ही तो अभी कहा कि सवाल में कहा गया कि पाकिस्तान तो आदर्श नहीं हो सकता ना सर, बिल्कुल नहीं हो सकता, मगर आप ही ने कहा ना कि मुस्लिम ममालिक ने इस पर पाबंदी आयद करी। तो आप, हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप मुझे बोल देते हैं, आप इस्तेमाल करें तो अच्छे हैं, मैं इस्तेमाल करा तो बुरा हो जाता हूं। तो ये जो माइंडसेट है, इसको तब्दील करने की जरूरत है। मुझे पाकिस्तान से क्या करना है, ईरान से क्या करना है? मुझे उम्मीद है वो मुस्लिम महिलाएं आपके तबके में जो वाकई में इससे परेशान है, वैसे साहब आप बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं कि ऐसे केसेस हैं, उनकी तरफ आप तवज्जो देंगे। आप दोनों से ज्यादा समझदार नहीं हूं मैं, मेरी समझ मुझे मालूम है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन ठीक है, कम से कम उनका मैसेज आप तक पहुंचेगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है भूपेंद्र जी, क्योंकि वक्त की भी जरा कमी है। ये जो पूरा ट्रिपल तलाक का मामला है, इस पे आरोप आपकी पार्टी पे भी लगता है कि ट्रिपल तलाक एक बहाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड निशाना है। देखो, आपने कहा ओवैसी साहब बहुत समझदार है, मैं एक शब्द और जोड़ता हूं, ये बहुत विद्वान भी हैं। और इसलिए मैं इन्हीं से एक विषय कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन चल रही है, मैं तथ्यों के आधार पर बात कह रहा हूं, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना एफिडेविट फाइल किया। अभी जो ओवैसी साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारे मुस्लिम विद्वानों ने भी ये माना है कि ये युक्ति संगत नहीं है, और इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एफिडेविट है, उसका पैराग्राफ नंबर 56 है। मैं आपको बहुत, आप जाके देख लीजिएगा मैं कहां से कह रहा हूं। उस पैरा नंबर 56 में लिखा है कि बहुत सारे इस्लाम के विद्वानों की ये मान्यता है कि एक बार में 3 तलाक कहना या ट्रिपल तलाक देना ये युक्ति संगत नहीं है। तो जो युक्ति संगत नहीं है, जो अनडिजायरेबल है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगर खिलाफ जा रहा है, जैसे हिंदुओं में देवदासी की प्रथा युक्ति संगत नहीं है, सती प्रथा युक्ति संगत नहीं है, तो उसको मान्यता के आधार पर नहीं कह सकते। जब आपका ही एफिडेविट कह रहा है कि ये अनडिजायरेबल है, तो आपको कम से कम उन मुस्लिम महिलाओं के हितों में आना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर अनडिजायरेबल है तो हम इसको स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात, आपने केवल पाकिस्तान की बात कही है, आज अफगानिस्तान में, ईरान में, बांग्लादेश में, ट्यूनीशिया में, जितने भी देश हैं उसमें इसको अमान्य करार दिया है। आप आगे आइए, प्रगतिशील बनिए और हिंदुस्तान की हजारों लाखों मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय दीजिए, ये आपसे हम अपेक्षा करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कल प्रधानमंत्री खड़े रह के कह दें कि एग्रीकल्चर लैंड में उत्तर प्रदेश में बेटियों को उनका हिस्सा मिलेगा। चलिए
कर दीजिए ऐलान। मैं आपसे मैं आज आपसे एक और कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, आज सर मेरी बात मुकम्मल कर दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 15 साल पहले कह दिया कि एग्रीकल्चर लैंड में मुस्लिम बच्चियों को हिस्सा मिलना चाहिए, दे दीजिए। दूसरी सुनिए सर, और एक चीज आप ये भी कह दीजिए कि मिताक्षरा और दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट में जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको एक कर देंगे आप ये भी कह दीजिए कि नागालैंड मिजोरम में 371A और 371G को हम बर्खास्त कर देंगे, बहुत अच्छा है। आप इन चीजों को करने तैयार हो जाइए सर, आपको कौन रोक सकता है? अरे आपको खाली काऊ और यूसीसी पर फिक्र है, आप क्यों नहीं नागालैंड मिजोरम को आप कश्मीर में आईपीसी अप्लाई नहीं कर सकते? छोड़ दीजिए, आप सबको छोड़ दीजिए। मैं ना फिर कहना है कि जो अनडिजायरेबल है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पैरा नंबर 56 में लिखा है, और आप हमें सिखाने से पहले जो शरीयत एक्ट 1935 का है 37 का जो है उसमें जो प्रोविजो लिख करके उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कम से कम मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम लॉ के हिसाब से काश्तकारी में राइट नहीं मिला हुआ है, आप उसको दिलवा दीजिए, अपना कर लीजिए। बाकी का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया है, नहीं कह दिया आप कर दीजिए ना, आप कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए। अपने पर्सनल लॉ में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप ऐलान कर दीजिए। आप बहुविवाह के लिए कर रहे हो, लेकिन 37 साल में उन महिलाओं के साथ ठीक है एक्ट में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, नहीं हुआ, ये तो ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो ठीक है कि आज आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? सुनिए, इस्लाम में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब सुनिए, हिंदू मजहब में एक पवित्र बंधन है, कॉन्ट्रैक्ट में आप कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, आप ऐड करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मैं आपसे कह रहा हूं कि कल प्रधानमंत्री जाकर खड़े होकर ऐलान कर दे उत्तर प्रदेश में कि एग्रीकल्चर लैंड में हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको बेटियों को हिस्सा मिलेगा, कर दीजिए। चलिए, हम तो कह रहे हैं कि करो, और गोवा में जाकर कह दे प्रधानमंत्री के जो कानून मैरिज एक्ट है उसको बर्खास्त, प्रधानमंत्री कह दें कि नागालैंड मिजोरम को जो कल्चरल राइट्स है वो बर्खास्त, कौन रोक रहा है आपको? कर दीजिए। हमारी दोनों बातों से स्पष्ट हुआ है कि 37 साल से मुस्लिम महिलाएं न केवल ट्रिपल तलाक के इशू पे अपने काश्तकारी राइट में भी शरीयत इसके कौन सा आपका 37 का एक्ट है उसके कारण भी वो महफूज रही है। उस प्रॉपर्टी राइट में आपने मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। अरे सर, मैं कह रहा हूं कर दीजिए। चलिए, हमने तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो 15 साल पहले कहा है कि कर दीजिए, जिसमें राजनाथ सिंह भी सीएम बने, आप कर दीजिए। कल कह दीजिए आप कि आप कौन सा स्कूल ऑफ थॉट अपनाएंगे, मिताक्षरा या दयाबागा, वो बता दीजिए, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? जो भी चीजें संविधान में आज अनडिजायरेबल है, इस देश में सबसे सुप्रीम है तो भारत का संविधान सुप्रीम है। भारत का संविधान सुप्रीम है, भारत का संविधान सुप्रीम है तो कल्चरल राइट्स भी फंडामेंटल राइट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीचे आते, फंडामेंटल राइट ऊपर आता है। इसलिए आर्टिकल 37 के एक्ट को भी करिए और एएमयू में कम से कम SC ST को रिजर्वेशन भी दीजिए। एएमयू में आर्टिकल 30 रहेगा। ये कहीं अंत नहीं होगा, लेकिन वक्त मेरे पास सब खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम बस इतनी उम्मीद करते हैं देशवासियों के तौर पे भी कि आप लोग जिस तरह की जो चर्चा आप हर मुद्दे पर यहाँ कर रहे हैं, संसद में इसे करिए। अपने आप प्राइम मिनिस्टर को बता दीजिए, करा दीजिए। प्राइम मिनिस्टर को दिल बड़ा करने के लिए बोलिए, मंच दे रहे हैं का सीना है, दिल बड़ा कर ले, डिबेट हो जाएगा। बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी और असदुद्दीन ओवैसी जी, आप दोनों का कि आप एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आए और अपनी बातें इस तरह से खुल के रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नेहा, भूपेंद्र यादव जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं आप दोनों से चाहूंगी कि जरा मंच पर ही रुकें। एबीपी न्यूज के हमारे एसोसिएट मैनेजिंग एडिटर श्री रजनीश आहूजा जी को बुलाना चाहूंगी। एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एबीपी न्यूज की तरफ से आप दोनों के लिए। तो दो शानदार